हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। जो हमारा पिछला टॉपिक था इसमें चैप्टर में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उस टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैसे जो हमारा फूड था वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ पहुँच चुका है, हमारी बॉडी की एवरी सेल में, हर सेल में पहुँच चुका है। अब करना क्या है, अब हमें उस जो फूड पार्टिकल्स पहुँचे हैं या सिंपल फूड पहुँचा है उसे कन्वर्ट करना है एनर्जी में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। देखो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस इन विच फूड इज यूटिलाइज्ड by cell to produce energy। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, इन विच फूड यूटिलाइज होगा बाय द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं कहाँ, सेल के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है गाइस, अब जो हमारा रेस्पिरेशन है दो तरह का होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, फूड तो हम ले चुके लेकिन हमें फूड से क्या चाहिए, एनर्जी। तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होगा दो तरह का, एक फर्स्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की एक डेफिनेशन और हो सकती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स या फिर ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ठीक है, टू ऑब्टेन एनर्जी, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। ओके गाइस, फर्स्ट इसमें क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड इसमें क्या है हमारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन दो तरह का, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा है, इस रेस्पिरेशन में फूड के ऑक्सीडेशन या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेक डाउन या फिर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, ओके गाइस, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच involved of oxygen takes place, in which involved of oxygen takes place. Anaerobic respiration, no oxygen involved in that type of respiration। भाई anaerobic respiration में क्या होगा, कोई ऑक्सीजन हमारी इन्वॉल्व नहीं होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी। ओके गाइस, ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की हेल्प से हो और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ क्या शो करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, और कुछ क्या शो करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जांपल देखो होता क्या है, बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज C6H12O6 हमने ग्लूकोज पढ़ा है। ग्लूकोज कहां पहुंच चुका है, सेल के अंदर। अब जैसे ही सेल के अंदर गया है तो सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल का लिक्विड बोल सकते हैं इसे। ओके, ये साइटोप्लाज्म में टूट जाएगा किसमें, पायरुवेट में। ठीक है, तो ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर पहुंचा, साइटोप्लाज्म में गया तो टूट जाएगा किसमें, पायरुवेट में। पायरुवेट होता क्या है, देखो बेसिकली ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज में क्या है, C6। पायरुवेट में होता है 3 कार्बन, मतलब पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मतलब ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनेंगे हमारे, 2 पायरुवेट। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ये हमारा क्या बन गया, पायरुवेट। इसे लिखते हैं यहाँ पे, तो ग्लूकोज से हमारा क्या बन चुका है, पायरुवेट। ठीक है, ये पायरुवेट कहाँ पे बना है, साइटोप्लाज्म में, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो होगा क्या, अगर इसे ऑक्सीजन मिल जाती है, क्या मिल जाएगी इसे, पायरुवेट को ऑक्सीजन, तो ये कहां पहुंच जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल गई तो ये पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और ग्लूकोज को पायरुवेट को तोड़ देगा किसमें, CO2 में, H2 में और प्लस एनर्जी।
ठीक है guys? ये मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमंस की, ठीक है। लेकिन अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, ठीक है। ये ह्यूमंस की बात चल रही है, मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। ह्यूमंस में अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल जाती है तो पायरुवेट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा CO2 में, H2 में, उसमें क्या मिलेगी? एनर्जी। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। ये हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा ये और टूट जाएगा किसमें? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है गाइस। ये बात कर रहा हूं ह्यूमन की, ठीक है। अच्छा, ऐसे हमारा क्या होता है? ईस्ट एक फंगी है। तो अगर जो ईस्ट है बेसिकली वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही शो करती है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही शो करती है। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे दुनिया में ऐसे हैं जो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन ही शो करेंगे, जैसे कि ईस्ट। अब ईस्ट जब एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी तो पायरुवेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है हमारा? ईस्ट में, इन ईस्ट। तो ये हमारा ग्लूकोज का, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बना? पायरुवेट, ठीक है। ये बात किसकी चल रही है? ह्यूमंस की। तो ह्यूमन में दो तरीके से हो सकता है, एक तो अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर बनेगा बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा उसमें? ये मतलब ये रेस्पिरेशन कौन सा है? एरोबिक, ठीक है। यहाँ उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो यहाँ रेस्पिरेशन कौन सा हो रहा है? एनारोबिक। तो मतलब ह्यूमंस एरोबिक भी शो करता है और एनारोबिक भी शो करता है। लेकिन यहाँ क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब ये क्या है हमारा? ईस्ट। ईस्ट केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है और उसमें सिर्फ एक ही पाथवे है, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। भाई एक ही तरह का रास्ता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडाइज होने के या ग्लूकोज के ब्रेक होने के हमारे पास कितने पाथवे हैं? 3 पाथवे हैं। एग्जाम में आ जाता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, वो एग्जाम में कभी भी आ जाता है कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के या रेस्पिरेशन के 3 कॉमन पाथवे को आप लिखो, ठीक है। तो ये हमें लिखना है इसमें, ओके गाइस। ये बाय प्रोडक्ट है, ये क्या है हमारे? बाय प्रोडक्ट, ये हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है बेसिकली कि ह्यूमंस में हम तो हर टाइम ऑक्सीजन लेते रहते हैं, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कब करते हैं? हम तो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। बेसिकली जब हम स्प्रिंट कर रहे होते हैं, स्प्रिंट मतलब 100 मीटर की रेस कर रहे हैं, मान लो 200 मीटर 100 मीटर की रेस कर रहे हैं, तो हमें फुल स्पीड से भागना है, स्प्रिंटली भागना है। तो उसमें क्या होगा? हम अपने ऑक्सीजन नहीं ले पाते, ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाते, ऑक्सीजन इनटेक रुक जाता है, ठीक है। अब अगर हम भाग रहे हैं तो मूवमेंट कौन कर रहा है? हमारा मसल्स मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन किसे चाहिए उस टाइम पे? मसल सेल को चाहिए। तो मसल सेल, जो हमारी मसल सेल है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, लेकिन उसे क्या चाहिए? एनर्जी, क्योंकि उसे क्या कर रहा है? भाग रहा है तो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वो मजबूरी में इस पाथवे को फॉलो करता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही चलो कोई बात नहीं, हम ये बना लेंगे लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। उसका काम क्या है? एनर्जी बनाना, ठीक है। लेकिन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से होगा क्या? हमें मसल्स में पेन होने लगता है क्योंकि लैक्टिक एसिड वहां पे जमा हो जाता है हमारी मसल्स में, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि किसी एथलीट या फिर जो हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसमें लैक्टिक एसिड मतलब पेन क्यों होता है उन्हें? उनकी मसल्स में पेन क्यों होता है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब बेसिकली इनमें एनर्जी तो सब में बन रही है, लेकिन जो इनमें एनर्जी बन रही है उनमें डिफरेंस है। देखो, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसमें जो एनर्जी बनेगी 38 ATP बनेगी। कितनी एनर्जी बनेगी? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी बनेगी? 38 ATP। ATP क्या है? हमारी एनर्जी करेंसी। ATP की फुल फॉर्म में लिख देता हूं, ATP क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और 38 ATP एनर्जी बनती है, ये इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन ATP बेसिकली है क्या? ATP एक एनर्जी करेंसी है, मतलब जो हमारी एनर्जी है वो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है।
लेकिन जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें केवल कितनी बनती है 2 एटीपी। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के इतने एडवांटेज नहीं है, बहुत कम एनर्जी बन रही है। ठीक है, और जो लैक्टिक एसिड बन रहा है उससे हमें क्या हो रहा है, पेन भी हो रहा है। तो इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ओके। बाकी ये जो एनर्जी करेंसी देखो काम कैसे करती है, देख लेते हैं एक बार। भाई एडिनोसिन एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, इसके एक स्ट्रक्चर है। ओके, इस पे 3 फॉस्फेट लगे रहते हैं, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एक फॉस्फेट का बॉन्ड टूट जाता है। 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं एडिनोसिन पे, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, एक पी, ट्राइफॉस्फेट। अब हुआ क्या, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी तो एक बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड टूटा तो इसके बॉन्ड के टूटने से एनर्जी निकली, वो एनर्जी हमने कंज्यूम कर ली। तो अब ये क्या बन चुका है, एटीपी से एक फॉस्फेट कम होने के बाद एडीपी। ठीक है गाइस, ये एटीपी से क्या बन चुका है, एडीपी। अब जो हमारा एटीपी होता है, जब हम कुछ खाते हैं, ग्लूकोज खाया हमने, ग्लूकोज से जो एनर्जी मिली, ठीक है, तो जो हमारे एटीपी मॉलिक्यूल बने हुए हैं बॉडी में बहुत सारे, तो उनमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा वापस एटीपी। तो ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, अगर हमें एनर्जी चाहिए तो एटीपी से एटीपी बन जाएगा। और अगर हम बाहर से कुछ खा रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो एनर्जी स्टोर कैसे करना है कि जो एटीपी बना था उसमें एक फॉस्फेट दोबारा सेट कर दिया, वो दोबारा अवेलेबल हो गया किसके लिए, एनर्जी देने के लिए। मतलब ये वापस क्या बन चुका है, एटीपी। ठीक है ना गाइस, हम दोबारा एनर्जी ले सकते हैं इससे। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें हम डिफरेंस लिख सकते हैं एरोबिक और एनारोबिक में। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो डिफरेंस क्या होंगे, ये आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, ऑक्सीजन का। एनारोबिक में इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट, मतलब एनारोबिक में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और सेकंड डिफरेंस क्या है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से one glucose molecule produce 38 ATP in aerobic respiration. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में करेगा 2 ATP। ओके गाइस, बाकी थर्ड डिफरेंस में इनका बाय प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट क्या है, CO2, H2 और एनर्जी। लेकिन एनारोबिक में क्या है, बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है गाइस, ओके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं, मोस्ट ऑर्गेनिज्म, उन्हें रेस्पिरेशन करने के लिए किसकी नीड पड़ती है, ऑक्सीजन की। अब सवाल ये ऑक्सीजन कैसे लेंगे, पहले बात कर लेते हैं प्लांट की, कि प्लांट ऑक्सीजन कैसे लेंगे। तो देखो देख लेते हैं। अभी प्लांट में हमने पढ़ा था कि प्लांट एक प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, CO2 लेता है, H2O लेता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। देखो गाइस, जो ऑक्सीजन बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, जो ऑक्सीजन बन रहा है वो ऑक्सीजन ये किस में यूज होता है, रेस्पिरेशन में। देखो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आपस में अपोजिट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, एनर्जी से सनलाइट आ रहा है, एनर्जी से ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है। ठीक है गाइस, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अपोजिट है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है और रेस्पिरेशन भी, क्योंकि एनर्जी तो होनी भी चाहिए अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ प्रोसेस तो होने भी शो करने पड़ेंगे ना, तो एनर्जी होनी भी चाहिए। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनती है उस ऑक्सीजन को वो यूज कर लेते हैं किसमें, रेस्पिरेशन के लिए। सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम एक है, ठीक है, कि रेस्पिरेशन में जो CO2 बन रही है वो किस में यूज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस में। तो देखो ये हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस, और ये हमारा क्या है, रेस्पिरेशन। अपोजिट एकदम, ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में जो CO2 बन रही है वो किसने ले ली, फोटोसिंथेसिस ने। और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बन रही है वो किसने ले लिया, रेस्पिरेशन में। लेकिन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस तो बहुत ज्यादा करता है और रेस्पिरेशन बहुत कम करता है। मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर रहा है तो उन्हें क्या चाहिए, ज्यादा CO2। रेस्पिरेशन कम कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन से CO2 कैसी मिल रही है, कम। इसलिए प्लांट क्या करेंगे, बाहर से एनवायरनमेंट में से CO2 लेंगे जो उन्हें एक्स्ट्रा CO2 चाहिए। ठीक है भाई,
अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या बनेगा, बहुत ज्यादा बनेगा, लेकिन रेस्पिरेशन कम हो रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत कम कंज्यूम होगा। फिर रेस्पिरेशन कम क्यों होता है, क्योंकि प्लांट को चलना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, उनकी एनर्जी बेसिकली खर्च नहीं होती, ठीक है, ओके। तो ऑक्सीजन वो कम लेंगे, कंज्यूम होंगे। तो बेसिकली जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तब क्या होगा कि ऑक्सीजन तो वो छोड़ेगा, ठीक है, देखो ऑक्सीजन तो वो छोड़ेगा और CO2 वो लेगा एनवायरनमेंट से, ठीक है। रेस्पिरेशन हो तो रहा है लेकिन कम रेट से, इसका रेट कैसा है, कम, इसकी स्पीड कैसे है, कम है, ये कम हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ रही है और CO2 की अमाउंट घट रही है प्लांट के अंदर। तो प्लांट क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। ये कब की बात बता रहा हूं मैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस कब करता है प्लांट, सनलाइट में, ठीक है गाइस, मतलब डे में। तो डे के दौरान क्या होगा, देखो ध्यान सुनना, डे टाइम में क्या होगा, ऑक्सीजन तो प्लांट लेगा, सॉरी ऑक्सीजन तो प्लांट छोड़ेगा और CO2 लेगा, ठीक है गाइस। तो हम बोल सकते हैं इन अ डे टाइम, ठीक है, ऑक्सीजन एक्सचेंज इज अ मेजर प्रोसेस, ठीक है, प्लांट करता है। और एक्सचेंज कैसे करता है आप लोगों को पता है, गैस का एक्सचेंज कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। लेकिन देखो रात को क्या होगा, रात को फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, सनलाइट नहीं मिल रही है, तो रात को क्या होगा, ये प्लांट क्या करेगा, सिर्फ रेस्पिरेशन, और उसे ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी और CO2 छोड़नी पड़ेगी। तो एट नाइट CO2 रिलीज इज अ मेजर इफेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा प्लांट का। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। देखो एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहे, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहे। लिख देता हूं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो एनिमल जमीन पर रहते हैं। अब इन लोगों को तुम्हें पता है कि कहां से लेंगे, ऑक्सीजन कहां से लेंगे। बेसिकली हम बात कर क्या चल रही है कि ऑक्सीजन कहां से लेनी है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीजन लेंगे एनवायरनमेंट से, और ये ऑक्सीजन लेंगे कहां, वाटर से। वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जैसे हमारे एयर में ऑक्सीजन कितनी है, 21%, ठीक है। ऐसे ही वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, एक्वेटिक एनिमल वे रहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वाटर में ऑक्सीजन कम घुलती है, मतलब एयर में तो 21% घुली हुई है, लेकिन पानी में ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो कैसी होती है, फेयरली लो एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर, हवा के मुकाबले, ठीक है। अब जो वहां के ऑर्गेनिज्म हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, वे रेस्पिरेशन तो उन्हें इक्वल करना है, हमारे इक्वल ही करना है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कैसी है उनकी, कम है, ऑक्सीजन कम है, तो वे क्या करेंगे, जल्दी सांस लेंगे, उनका जो ब्रीथिंग रेट होगा कैसा होगा, फास्टर होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के मुकाबले एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है। वजह क्या है, बिकॉज इन वाटर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर के मुकाबले जो ऑक्सीजन की अमाउंट पानी में घुली होती है बहुत कम है, जिसकी वजह से जल्दी सांस लेना होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एडवांटेज है, भाई हम कैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो हम बेटर है किससे, एक्वेटिक एनिमल्स है। क्यों, क्योंकि उन्हें जल्दी सांस लेना है, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन हमें मतलब ज़्यादा जल्दी सांस नहीं लेना है, उनके मुकाबले हमारा जो ब्रीथिंग रेट होगा वो कैसा होगा, स्लो होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स पर उनका एडवांटेज कैसे है। तो हम बोल सकते हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो अमाउंट में ज़्यादा है, किससे, एक्वेटिक एनिमल्स से, ओके। अब सवाल ये कि एक्वेटिक एनिमल सांस कैसे लेंगे, तो उनके लिए रेस्पिरेशन के लिए उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, गिल्स। किसी भी एनिमल को, एक्वेटिक एनिमल को अगर पानी में सांस लेना है तो उसे क्या चाहिए, गिल्स चाहिए। मतलब गिल्स में वो एबिलिटी है जो पानी से ऑक्सीजन निकाल सके, मतलब पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो ले सके। हम नहीं ले सकते, हमारे पास क्या है, लंग्स है, ठीक है। लंग्स कहां से ले सकते हैं, सिर्फ एयर से, ओके। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास क्या होता है, लंग्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इनके पास क्या होता है, गिल्स। तो गिल्स क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, ओके गाइस। चलो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे लास्ट ह्यूमंस की।
तो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि हमारी नॉज है, नॉज से स्टार्ट होता है, ठीक है, नॉज में हेयर होता है, ओके, म्यूकस होता है, ताकि जो हम हवा लें वो छिन जाए, ठीक है, बेसिकली फिल्टर हो जाए, क्योंकि हवा के साथ क्या जाता है, धूल मिट्टी जाती है, बैक्टीरिया जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं जो हार्मफुल होता है। तो फाइन एयर्स होते हैं हमारी नॉज में, और म्यूकस होता है जो हेल्प करता है, किस लिए, जो गंदगी या फिर जो हमारी वेस्ट चीज़ें हैं उन्हें ट्रैप करने के लिए, ओके। तो नॉज में हमारे दो नॉस्ट्रिल होता है, तो नॉस्ट्रिल के थ्रू कहाँ जाएगी, जो हमारी एयर है वो कहाँ पहुँच जाएगी, नॉस्ट्रिल के थ्रू विंड पाइप। बेसिकली हमारे पास दो पाइप होता है, एक हमारे पास हो गया फूड पाइप, एक हमारे पास हो गया विंड पाइप, ठीक है गाइस, एक फूड पाइप हो गया और एक विंड पाइप हो गया। फूड पाइप को हमने नाम रखा था क्या, इसोफेगस, विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, ठीक है। और जो हमारे ये दोनों पाइप है, ठीक है, इनके लिए एक कॉमन ओपनिंग है, मतलब भाई पाइप यहाँ है ना, तो मान लिया बेसिकली क्या होगा कि जहाँ दोनों पाइप है उससे पहले जो जगह होगी उनमें तो दोनों पाइप के लिए रास्ता है कि भाई इधर भी जा सकती है हवा और इधर भी जा सकती है हवा, ठीक है, हवा जो हम ले रहे हैं वो किधर भी जा सकती है, दोनों पाइप के लिए क्या है वो कॉमन पासेस। तो जो कॉमन पासेस है, कॉमन इसके लिए हमारा दोनों पाइप के लिए, मतलब जैसे कि ये अब जैसे हवा यहाँ से ऊपर से माउथ से या फिर नोज से, तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो ये क्या हुआ हमारा कॉमन पासेस, इसे क्या बोल दिया हमने, फेरिंग्स, ये क्या होता है हमारा फेरिंग्स, ठीक है। ओके, जो हमारा ट्रेकिया है इसके ऊपर एक साउंड बॉक्स लगा होता है, क्या लगा होता है, साउंड बॉक्स, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, साउंड प्रोड्यूस हो पाती है, उस साउंड बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। दूसरी बात, जो एयर ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, वो कैसे जा रही है अंदर, एकदम प्रेशर के साथ। जब वो प्रेशर के साथ जा रही है तो ये पाइप फट सकता है, कोलैप्स हो सकता है, ठीक है, ओके, रप्चर हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, कुछ भी हो। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके पास क्या होता है, कार्टिलेज के रिंग, कार्टिलेज के रिंग्स, ठीक है, बेसिकली कार्टिलेज टिश्यू है जो हम मैथ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ट्रेकिया कंटेन कार्टिलेजिनियस रिंग्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग से बचने के लिए, फटने से बचने के लिए। उसके बाद जो हमारी हवा है वो कहाँ एंटर कर जाएगी, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा, जो हमारा ट्रेकिया है, मान लीजिए ट्रेकिया है हमारा, ठीक है, ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा छोटी छोटी ट्यूब में, बहुत छोटी छोटी ट्यूब, ठीक है, स्मॉलर ट्यूब्स में, और लास्ट में क्या आएगा हमारा, एक बैलून जैसे स्ट्रक्चर, ये लंग्स के अंदर बता रहा हूं मैं, लास्ट में क्या होगी हमारी, बैलून जैसी स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली, ठीक है गाइस, ये क्या है हमारी एल्वियोली, ये बैलून जैसी स्ट्रक्चर है, लास्ट में होती है। अब हाँ, एयर कहाँ से हमारे ट्रेकिया से हमारी आ गई इन स्मॉलर छोटी छोटी ट्यूब में, और ट्यूब से कहाँ चली गई, एल्वियोली में। अब जो एल्वियोली है हमारी बेसिकली कैसी है, बैलून जैसी है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है गाइस, ऐसा बोल सकते हैं। और इसकी जो कवरिंग है वो कैसी है, बहुत लूज, पतली है, और इसके पास क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स, और इसकी एक एबिलिटी है, ये फूल सकती है, जैसे कि बैलून फूलता है तो ये भी फूल सकती है, जब इसमें हवा भरती है तो ये फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। बड़ी होने से क्या होगा कि जो बेसिकली इसे जाना कहाँ है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसे कहाँ पहुंचाना है, हमें सेल के अंदर पहुंचाना है, और सेल के अंदर कौन पहुंचाएगा, ब्लड। ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। खाना भी हमारा कहाँ गया था, ब्लड में, ब्लड ने फिर वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया था खाने को, मतलब बॉडी के हर सेल में। अब ऐसे ही जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसे भी कहाँ जा रहा है, बॉडी की हर सेल में जा रहा है। तो जब वो बॉडी के हर सेल में जाएगा तो कैसे जाएगा, पहले की ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाए, एक बार ऑक्सीजन ब्लड में घुल गई तो ब्लड उसे कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है एवरीवन। तो ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती है, जो ऑक्सीजन यहाँ पे आई उसकी वजह से ये जो हमारी एल्वियोली है ये क्या हो गई, स्वेल अप हो गई, फूल गई। फूलने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इसकी वजह से जो एक्सचेंज है वो क्या हो गया, इजी हो गया। इसमें भाई एक्सचेंज किसका, ऑक्सीजन का, किसमें, ब्लड में,
भी ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ मिल गई, ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल से कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, हमारी पूरी बॉडी की सेल में, हर सेल में। फिर वहाँ पे क्या हो गया, रेस्पिरेशन जो हम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन से क्या बना, CO2 बना। रेस्पिरेशन में CO2 बनता है ना बेसिकली, जो CO2 बना सारे सेल से CO2 किसने कलेक्ट कर लिया, ब्लड ने, और ब्लड से वापस कहाँ लिया है, एल्वियोली में। अब एल्वियोली से कहाँ चला गया वापस, माउथ से बाहर। तो ऐसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ओके, अब जो हमारा ऑक्सीजन है, बेसिकली ऑक्सीजन का इनटेक है, वो डिपेंड करता है किस पे, शुरू में डिफ्यूजन पे। बेसिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि हम एयर को अंदर ले सकें, मतलब ऑक्सीजन को ले सकें और CO2 को छोड़ सकें। देखो कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा जो लंग्स होता है उसमें डायफ्राम होता है, लंग्स के यहाँ पे डायफ्राम होगा, आप लोग देख सकते हैं डायफ्राम, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी हड्डी जैसी, ऐसी ये डोम शेप होती है, धनुष जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और डायफ्राम है। और फिर हमारे यहाँ पे क्या होता है, लंग्स के ऊपर रिब्स होते हैं, रिब्स होती है ना यार, पतली पतली हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो ये जो हमारा डायफ्राम है ये डोम शेप से कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, जब ये डोम शेप से स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी रिब्स है वे क्या हो जाएगी, उठ जाएंगी, मतलब बड़ी हो जाएंगी। चेस्ट कैविटी हमारी कैसे हो जाएगी, बिग। ये क्या है हमारी सारी चेस्ट कैविटी। जब हम सांस लेंगे तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, और जो हमारी रिब केज है वे क्या हो जाएंगे, अपलिफ्ट। देखो ये हमारा उठ जाएगा सब कुछ, ठीक है। ओके गाइस, जो हमारी रिब केज है वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। भाई जगह बढ़ गई, वॉल्यूम मतलब जगह, तो जगह हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। जैसे कि हम पाइप से क्या करते हैं, पाइप से पानी निकालते हैं, अगर हम पाइप को दबा लें, पाइप के माउथ को, तो पानी कैसे निकलेगा, उसमें से प्रेशर में से, क्योंकि हमने क्या किया, उसका वॉल्यूम घटा दिया। लेकिन जैसे हमने उसको छोड़ा उसका वॉल्यूम बढ़ गया, अब प्रेशर क्या हो जाएगा उसका, पानी का कम। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, तो मतलब हमारे अंदर का प्रेशर क्या हो गया, घट चुका है। अब बाहर प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, तो मतलब एयर कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी चीज कैसे चलती है, हाई टू लो। ये क्या होता है हमारा डिफ्यूजन, किसी भी चीज का मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो, ये क्या होता है हमारा डिफ्यूजन। मतलब एयर जो हमारे अंदर एंटर करी है वो किस वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। ओके गाइस, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था हमारा रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन जो हमारी एंटर कर चुकी है वो कहाँ मिलेगी, ब्लड में, लेकिन ब्लड से वो हर सेल में डिफ्यूजन से नहीं जाएगी। वो कैसे जाएगी, ब्लड में एक कंपोनेंट होता है आरबीसी, ठीक है। ब्लड एक टिश्यू है, कई सेल से बना है, तो उसमें एक सेल है हमारी आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तब वो ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन। ओके गाइस, आज जो हमारा टॉपिक था रेस्पिरेशन, ये हमारा खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।